पहले 712 ईस्वी में ईरान के क्षेत्र से यानी तुर्क वाला क्षेत्र से एक शासक आया था, मुस्लिम शासक, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। वो सिंध पर आक्रमण किया, इसके साथ कई सैनिक आए थे और भारत आकर शासन करने लगा। मतलब सिंध पर आक्रमण किया और अपना नियम कानून चलाने लगा। ये जजिया कर भारतीय लोगों पर लगाया, जो गैर मुस्लिम थे उन पर जजिया कर लगाया और टैक्स लेने लगा। तो पहला शासक जिसने भारतीयों पर जजिया कर लगाया वो मोहम्मद बिन कासिम था। पहला मुस्लिम शासक जो भारत पर आक्रमण किया वो मोहम्मद बिन कासिम था। ध्यान रखिए कब आक्रमण किया, 712। उसके बाद मोहम्मद गजनी, ये भारत पर आक्रमण करता है, मध्य एशिया से आता है। मध्य एशिया आप जान रहे हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्र जो है, अफगानिस्तान वाला एरिया जो है, उधर का क्षेत्र मध्य एशिया कहलाता है। वहाँ से आया था और ख्वारिज्म से आया था, मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान की ख्वारिज्म से आया था और 1001 से 1027 के मध्य 17 बार आक्रमण किया और 17 बार भी विजय रहा, मतलब एक बार भी हार नहीं हुआ। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो 16वां आक्रमण था, क्योंकि इसने 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था और वहाँ सुरक्षा में कई हजार ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मणों को हत्या करके वहाँ से जो भी धन संपदा था, जो भी सोने थे उस मंदिर में लगे हुए, सारा लूटकर चला गया था। तो 1001 से 1027 के बीच वो अपना शासन यहाँ कुल मिलाकर जमाया और अपना नियम कानून चलाया। आगे 1191 और 92 में तराइन का युद्ध हुआ। 1191 में ध्यान रखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ये जो तराइन का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो तराइन का युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। ध्यान रखेंगे प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जान से मोहम्मद गौरी को नहीं मारते। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो फिर दोबारा मोहम्मद गौरी है 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान के हारने का मुख्य कारण ये था कि जो पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे वे मोहम्मद गौरी का साथ दे रहे थे। कारण ये था कि पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे उनका नाम था जयचंद। पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे, अपने ससुर तो नहीं थे, लेकिन जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता और इस संयोगिता से प्रेम करते थे पृथ्वीराज चौहान। यह बात जयचंद को अच्छा नहीं लगता था कि मेरी पुत्री से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता है। तो इसको अपमानित करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए जयचंद एक षड्यंत्र चलता है। क्या करता है कि एक सभा का आयोजन करता है, उसमें मेहमानों को इनविटेशन देता है कि आइए मेरे यहाँ भोजन कीजिए। और जब मेहमान लोग आने लगते हैं तो क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती के लिए जयचंद क्या करता है, द्वारपाल के रूप में एक स्टेचू बनवाता है और स्टेचू हूबहू पृथ्वीराज चौहान जैसा लगता है। और उसका काम होता है कि जो गेस्ट आ रहे हैं तो उसको मतलब माला पहनाने का मतलब जिम्मा मिलता है, माला पहनाने का जिम्मा मिलता है। तो यह देखकर संयोगिता को बड़ा बुरा लगता है कि मेरे जो होने वाले हैं उनका इस प्रकार से घोर अपमान, एक द्वारपाल बना दिया गया है। तो यह बुरा लगता है किसको? संयोगिता को। और उसने प्रण की कि हरी महफिल में हम अपने पिता को बेइज्जती करेंगे, क्योंकि मेरे होने वाले को बेइज्जती कर रहे हैं मेरे पिता। इसलिए वो उसी स्टेचू के पास जाकर छिप जाती है और उसी समय फिर आता है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों भाग जाते हैं। इस प्रकार उसका पिता अपमानित हो जाता है और सोचता है कि मैं बदला लेकर रहूँगा पृथ्वीराज चौहान तुमसे। और 1192 में मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है। कौन? जयचंद। लेकिन साथ तो दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी अच्छा इंसान नहीं था, दगाबाज इंसान था, इसलिए बाद में इसको भी धोखा देता है 1194 में और इसको भी मार देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि दगा किसी का सगा नहीं किया है तो करके देख, और जिसने किया है दगा उसके घर तो जाकर देख। तो दगा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और अगर कर रहे हैं तो इसे सावधान रहिए। तो 1194 में जयचंद को मार देता है। 1191 में बताए थे कि पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, चाहता तो मोहम्मद गौरी को मार सकता था, परंतु जीवन दान दे दिया। दोबारा 1192 में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर और इस बार
जयचंद भी साथ देता है मोहम्मद गौरी का, और 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसको पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ अपना वतन ले जाता है, और इसके दरबार में, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि रहता है जिसका नाम है चंदवर दाई। चंदवर दाई उसका कवि का नाम है। वो मोहम्मद गौरी से कहता है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शातिर हैं, वो शब्द बाण चलाने में माहिर हैं, मतलब शब्दों के आधार पर बाण चला देंगे और सटीक निशाना लगा देंगे। तो मोहम्मद गौरी कहा ऐसा बात है, हमको भी देखना है इसका शब्द बेनीवान कितना खतरनाक है, शब्द बेनीवान। तो कैद में था पृथ्वीराज चौहान, कहा कि इसको शब्द बेनीवान चलाना है, लेकिन इसके पहले ये आँख से नहीं देखेगा और बिना देखे इसको निशाना लगाना है। पहले आँख निकलवा दिया गया उसका, पृथ्वीराज चौहान का आँख निकलवा दिया गया, और कहा जो इसका कवि था पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो कवि था उसका नाम था चंदवर दाई। चंदवर दाई ने एक पोएम कहा और निशाना लगाना था। पोएम इस प्रकार से कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। 4 बास 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। ये बात कहा इशारे में, और पृथ्वीराज चौहान समझ जाता है कि कितना ऊंचाई पर है सुल्तान, यानी मोहम्मद गौरी बैठा हुआ, और कितना दूरी पर है, और निशाना साधता है और मोहम्मद गौरी को मार देता है। सिर्फ शब्द सुन के, आँख नहीं था, इतना सटीक निशाना लगाता था और मार दिया मोहम्मद गौरी को। फिर पृथ्वीराज चौहान और चंदवर दाई दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही डेट ऑफ बर्थ था, लगभग दोनों समान थे, और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता था। इसके दरबार के कवि थे, दोनों एक दूसरे को मार के हत्या कर लेते हैं, फिर दोनों एक दूसरे प्रेम पूर्वक मार के हत्या कर लेते हैं। ये शानदार कहानी थी पृथ्वीराज चौहान की। और चंदवर दाई की एक प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासू। तो ये है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की पूरी कहानी। तो यहाँ पर आप देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। उसके बाद कहते हैं मोहम्मद गौरी तो यहाँ से चला जाता है, पृथ्वीराज चौहान को लेकर कैद बनाकर चला जाता है, और अपने गुलाम के रूप में एक व्यक्ति को छोड़ देता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, भारत में, कि तुम यहीं पर शासन संभालो। ये 1206 से शासन संभालना प्रारंभ करता है और 1210 के आसपास तक शासन चलाता है यहाँ पर। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसी वंश के और भी शासक शासन चलाते हैं, और लगभग दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। इसके बाद अलग अलग वंश, कौन कौन से वंश ने शासन किया? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। हम इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। आपको याद भी रखना होगा, कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और सीरियल नंबर भी पूछता है अरेंज करने के लिए, तो आप याद रखेंगे। गुड़ खा तू साला, बुक फोर गुलाम वंश, खा फोर खिलजी वंश, टू फोर तुगलक वंश, साफोर सैयद वंश, और लाफोर लोधी वंश। ये 5 राजवंश हैं। गुड़ खा तू साला, ध्यान रखेंगे, इसको मिस्टेक मत करेंगे, है ना। गुड़ खा तू साला तक ही रहने देंगे, ठीक है। हाँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुड़ खा तू साला है, आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा भी ट्रिक बोल सकते हैं, गुल खिला के तूने सैया को लूट ली। गुल खिला के तूने सैया को लूट ली, तो जैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन यही हमको लगता है प्रिपरेट है सबसे सटीक। गुड़ खा तू साला, है ना। अपने साला को क्या खाने का रहा है? गुड़। गुड़ खा तू साला, बिंदास रहा, है ना, गुड़ खा के, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंश कौन थे? गुड़ खा तू साला मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और आप अलग अलग वंश के अलग अलग शासक का नाम सुन चुके हैं। जैसे आपने सुना है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना है ना, तो वो तुगलक वंश के थे। उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक,
खिलजी वंश के सुने हैं, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने हैं, मुबारक शाह खिलजी का नाम सुने, खिलजी वंश के शासक। इस प्रकार लोधी वंश के शासक का नाम सुने होंगे। अब देखिए ये 5 राजवंश समाप्त होता है कब? 1526 में। लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे और उनको पद से हटाने के लिए, शासन से हटाने के लिए बाबर आता है, इसके साथ युद्ध करता है इब्राहिम लोधी के साथ और मुगल शासन का प्रारंभ कर देता है 1526 से। और लगभग मुगलों का शासन 1857 तक ये प्रभुत्व में रहा। अंतिम मुगल शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। तो इस प्रकार से ये शासक देख रहे हैं 712 से स्टार्ट हुआ मुस्लिम शासक और कहीं ना कहीं 1800 मतलब लगभग 1000 साल कह सकते हैं। 1000 साल मुस्लिमों का यहाँ पर भारत में शासन रहा। और सोचिए 1000 साल जब शासन करेंगे तो कितना नियम कानून अपने जैसा बना देंगे। नहीं, वे लोग तो भारत में मुस्लिम का प्रभुत्व इस प्रकार से बढ़ा, इस प्रकार से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इन शासकों का प्रचार प्रसार में बहुत ही योगदान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।